पंजीकरण प्रणाली जो रजिस्ट्रियों का, ये भी हमको पता है कि हमने इसमें बहुत सुधार किया है। ये जो इलीगल कॉलोनाइज जो बनती थी, इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता था कि जो डेवलपर्स थे, कॉलोनाइजर्स थे, वो जमीन को अनप्लान्ड तरीके से बेच करके, प्लॉट बेच करके और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। इसको रोकने के लिए हमने सख्ती से काम किया। कुछ लोगों को परेशानियां इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी एक जिसको कहना चाहिए एक हित के लिए, लोक हित के लिए, प्रदेश हित के लिए ये हमने किया है। और हरियाणा फर्स्ट स्टेट है, पहला प्रदेश है, इतना सख्त स्टेट हमने जो काम किया है। अब 7A के माध्यम से जो भी कोई ऐसा एरिया जिसमें कोई कॉलोनी काट करके छोटे प्लॉट्स बेचेगा, वो नहीं बेच सकता। एग्रीकल्चर लैंड को ही बड़े, यानी 1 एकड़ से ज्यादा के जो एरिया है वो उसमें बेचे जा सकते हैं। अगर एक एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से कम है तो स्पेशल परमिशन यानी डीसी ऑफिस से लेकर के वो रजिस्ट्री कराई जा सकती है। 1 अप्रैल 2021 से एक प्रावधान और किया जाएगा कि जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलों में कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी तहसील ऑफिस से कराई जा सकती है। अब किसी एक तहसील के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार उस जिले के अंतर्गत रजिस्ट्रियां कहीं भी कर सकते हैं। आगे योजना चल रही है कि जैसे हमारा सारा रिकॉर्ड पूरे प्रदेश का डिजिटलाइजेशन उसकी हो जाएगी, तो हम पूरे प्रदेश में ये खोल देंगे कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री प्रदेश में कहीं भी किसी से कराई जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। ये हमारा ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भूमि का जो रिकॉर्ड है उसकी डिजिटलाइजेशन ये चल रही है। वेब हेल्रिस यानी भू रिकॉर्ड जो सूचना प्रणाली है, उसके माध्यम से हमने करनाल से शुरू किया था कि जो लाल डोरा है उसको समाप्त किया जाए और सारे डिजिटलाइज की जाए। जो लाल डोरा के अंदर एरिया है उसको भी रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाया जाए। तो इस योजना को बाद में पूरे देश ने अपनाया है। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने 8 प्रदेशों में ये लागू करवा दी है और बाकी प्रदेश भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का भी हमें गर्व है कि एक योजना जो हमने शुरू की वो सारे देश में लागू है। अब गांव में भी अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करा करके उसको आप मालिक सिद्ध करने के लिए वो बैंकों में और जहां भी कहीं हो उसका लाभ वो ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। डिजिटलाइजेशन का विषय कृषि में भी हमने शुरू किया है, खास करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है कि अब हर किसान को उसमें अपनी एंट्री करनी होती है कि उसने क्या फसल बोई है, और उसके ठीक डाटा रिकॉर्ड अगर बन जाता है तो बैंकों से लोन लेना है, कहीं फसल खराब होती है तो बीमा कंपनियों से मुआवजे का विषय आता है, या मंडी में जाकर के उसको बिक्री करना है। ये सब चीजें उसमें सुविधाजनक तरीके से ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। उसकी बहुत परेशानियां समाप्त हो गई हैं। और आगे चल करके हम ये भी उसमें विचार कर रहे हैं कि बोने से पहले किसान की जो प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग में भी अगर हिस्सेदारी उसको बनवाएंगे तो फिर हम स्टेट में एक अच्छा सहयोग किसान का हम कर पाएंगे। और यदि हमारा एक जो किसान कल्याण प्राधिकरण हमने जो बनाया है, उसको ये काम की जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे प्रदेश में किसान को प्रोत्साहन क्या दिया जाए कि कौन सी फसल बोने से उसको ज्यादा लाभ होगा। तो इसकी पूर्व यानी प्लानिंग, प्री प्लानिंग इसकी किसान कल्याण प्राधिकरण वो करेगा, ताकि ये फसलें हैं जिसमें किसान अगर बोएगा तो उसको वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, वो लाभप्रद ज्यादा होगा। तो ये चीजें भी हम आगे चल करके करने जा रहे हैं। जैसे कल ही मुझे एक मित्र ने कहा कि मैदानी इलाके में अंजीर बहुत अच्छा हो सकता है, हम जो नहीं बोते हैं अभी तक। ये जो पश्चिमी देशों यानी ये जो ईरान अफगान की जो कंट्रीज हैं उधर से अंजीर आता है, यह बहुत कम होता है। तो आज ही मैंने बागवानी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको कहा है कि इसका अध्ययन करें और हम यहाँ यानी अंजीर की खेती अगर हो सकती है अच्छी तो उसको करेंगे। बहुत एक लाभदायक एक मेवा है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसी कोई भी नई चीजें, उदाहरण दिया मैंने, नई चीजें कहीं भी जो देश में आवश्यकता है, दुनिया में आवश्यकता है और हम यहाँ से पैदा कर सकते हैं, तो किसान कैसे उसको पैदा करके अच्छी फसल कमा सके, तो ये सब भी हम कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए आज के विषय में, क्योंकि ये विषय भी बहुत जरूरी है करना, हम देखते हैं कि कड़कती ठंड, और उस कड़कती ठंड में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। किसान हमारे अपने भाई हैं, लेकिन अब कोई बात की नासमझी के कारण से लोगों ने जिस प्रकार से उनको बहका दिया, या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो हित साधने के लिए उनको उकसाया, जिसमें से वो आंदोलन हो गया है। अब आंदोलन का रास्ता निकाल रहे हैं हमारे
केंद्र सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं सब किसानों को भी और सभी केंद्र सरकार को भी, इस नाते से जो रास्ता निकालने के लिए एक वातावरण अच्छा बना है, माहौल ठीक बना है। तो उसमें कुछ बातें कल की बातचीत में, वार्ता में मान ली गई हैं और कुछ आगे 4 जनवरी को फिर से एक जो मीटिंग होने जा रही है, तो शेष विषयों पर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होगा। इस ठंड के समय में एक सकारात्मक दिशा में काम आगे बढ़े, ताकि किसान जो परेशान हो रहे हैं, खास करके उसमें बुजुर्ग जो किसान हैं, उनको तकलीफ ज्यादा न उठानी पड़े, तो ये जल्दी से समाधान हो सके, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमने हरियाणा में, मैं ऐसा कई बार चर्चा करता हूं अपने बंधुओं से, हरियाणा में किसानों के लिए जितना हमने किया है पिछले 6 साल में, शायद ही किसी प्रदेश ने किया होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूंगा तो प्रोक्योरमेंट, बढ़िया से बढ़िया प्रोक्योरमेंट ये हमारी हुई है और उस प्रोक्योरमेंट में कभी कोई कमी नहीं रखी है। हमारी भावांतर भरपाई योजना, इसमें भी हमने 16 सब्जियों के ऊपर ये भावांतर भरपाई योजना दी है, ताकि किसी को लागत से कम न बेचना पड़े। एक समय था सब्जी सस्ती होने पर सड़कों पर लोग फेंक देते थे, आज ऐसी कोई नौबत नहीं आती है। पहले से ही पता होता है कि कौन सी सब्जी का भाव कम जा रहा है, उसको जिस भी भाव में बेच के आएगा, तो कॉस्ट से जितना लॉस होगा, घाटा होगा, वो सरकार भरपाई करती है। ये योजना हमने पिछले 2 साल से चला रखी और बहुत सफलता में चल रही है। उसी के साथ जो बाजार भाव का घाटा है प्रोक्योरमेंट में, खास करके बाजरा और सरसों, 6-7 फसलें ऐसी हैं जो कोई प्रदेश इसको प्रोक्योर नहीं कर रहा। बाजरा सरसों के अलावा हमने मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, ये सब खरीदे हैं। तो ऐसी सब फसलों पर खरीदने के बाद निर्देश ये है कि स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको खरीदे, जितनी आवश्यकता है। हम सब खरीदते हैं, खरीदने के बाद सस्ता होने पर बाजार में उसको बेचा जाता है। तो पिछले वर्ष में लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बार वो बढ़ करके, क्योंकि बाजरे की प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई और इस बार बाजरे का रेट जो कि पड़ोस के राजस्थान प्रांत में 1200-1300 रुपया क्विंटल बिका, हमारे यहाँ 21.5 रुपया क्विंटल बिक रहा था। तो 2 बातें और हुई जिसमें से बाजरा ज्यादा मंडियों में आया। एक, लोगों ने अपने खाने के लिए लगभग 20-25% बाजरा जो रखते थे वो उन्होंने नहीं रखा। स्वाभाविक है कि 2200 में 2100 में बेचेंगे और खाने के लिए सस्ता लाना पड़ेगा, तो पड़ोस में से राजस्थान से ले आएंगे, ऐसा हमको जानकारियां मिली हैं। पहले वो रखते थे, इस बार किसी ने अपना वो बाजरा रखा नहीं। दूसरा, हमारे न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं स्मगलिंग बाजरे की राजस्थान से भी होती रही है और उसकी हम जरूर छानबीन करेंगे कि ऐसी जो काम करने वाले कोई व्यापारी होंगे या कोई और व्यक्ति होंगे तो उन्होंने ऐसा किया है तो वो ना कर पाए आगे, इसके लिए कोई ना कोई चेक जरूर लगाएंगे। क्योंकि यही बाजरा हमको फिर बाद में चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स को, चाहे मंडियों में सस्ता बेचना पड़ता, तो घाटा स्टेट, हरियाणा स्टेट अपने किसान के लिए तो घाटा खा सकती है। हरियाणा स्टेट का किसान हमारे लिए, हमारी जिम्मेवारी उनकी है। बाकी प्रदेशों का योजना उनको अपने आप बनानी चाहिए। तो ऐसी योजना पंजाब को भी बनानी चाहिए, ऐसी योजना राजस्थान को भी बनानी चाहिए। बाकी सब जगह भी जो फसलें वहां बोई जाती हैं उसके ऊपर एमएसपी पर वो खरीदें। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहां तक घोषणा की है कि एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने किसानों के लिए, बागवानी के जो किसान हैं इनका पहले बीमा योजना में बहुत थोड़े ही बगीचे जो उसमें आते थे, सब्जियां और बागवानी की फसलें नहीं आती थी। हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, एक नई योजना बनाई है। इसमें 2.5% का जो चार्जेस लेकर के उस जो किश्त है और 30,000 सब्जियों के लिए, 40,000 रुपया किसी बगीचे के लिए, फल के लिए, ये इस प्रकार का हमने मुआवजा जो है देने की ये घोषणा की है और इसको बहुत सराहा जा रहा है। इसी प्रकार प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसानों में एक वर्ग ऐसा है जो नई नई विधाएं अपने यहां उपयोग करके और उसकी इकोनॉमिक्स को समझता है कि कैसी फसल बोई जाए, उसमें ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए। वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इस पर भी ध्यान करता है, सिंचाई का भी ठीक ध्यान रखता है, बीज और खाद कौन से डाले जाएं इसका भी ध्यान रखता है, आधुनिक उपकरण इसका भी उपयोग करता है,
कम लागत में ज्यादा फसल कैसे हो, ज्यादा इनकम कैसे हो, ये प्रगतिशील किसान उसने तरह तरह के प्रयोग अपने किए हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ एकदम आंकड़ा तो रजिस्ट्रेशन का अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमने कहा है डिपार्टमेंट को कि कुछ पैरामीटर्स तय करके और ऐसे प्रगतिशील किसानों को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद उनमें कंपटीशन पैदा करेंगे कि कौन सा किसान किस विधि से इकोनॉमिक्स अपनी कैसे बढ़िया बना सकता है। तो ऐसे प्रदेश भर के किसानों को सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान योजना में शामिल किया है। इस बार कुरुक्षेत्र में हमने घोषणा की थी। साथ में ये भी कहा है कि अपने जैसे 10 किसान अपनी विधि के अनुसार वो भी पैदावार सिखाएं, बताएं उनको। सरकारी ट्रेनिंग अलग होती है, सरकारी जो प्रावधान है वो हमारे बहुत से सेंटर बने सब है, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रगतिशील किसान हैं वो ज्यादा व्यवहारिक है। तो उसकी व्यवहारिकता के आधार के ऊपर वो 10 किसानों को और तैयार करे और इस ट्रेनिंग के नाते से भी उसको प्रोत्साहन देंगे। जो नए ट्रेंड होकर किसान आएंगे उनको भी प्रोत्साहन देंगे। तो इस प्रकार से प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसमें जो पहला पुरस्कार हमने रखा है वो 5 लाख रुपए का है। द्वितीय पुरस्कार जो रखा है 2 किसानों को 3-3 लाख रुपया, तृतीय पुरस्कार जो 5 किसानों को 1-1 लाख रुपया और फिर 100 किसानों को 50-50 हजार रुपया, ये सांत्वना पुरस्कार। तो इस प्रकार से एक योजना बनाई है ताकि कृषि को कैसे अच्छा बना सकें, इस ओर वो आगे बढ़ें। जहां तक सिंचाई की बात है, हमने पानी के प्रदेश भर में जितनी पानी हमारी मात्रा है वो तो है, वो अब बढ़ेगी जब बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाए, इसके लिए भी कई काम हमने किए हैं। एक इसके अंदर योजना हमने लागू की है कि 4 करोड़ रुपए लगा करके कि पानी का वितरण वो कैसे किसको हो रहा है तो समान वितरण हो जाए। तो इस पर एक वितरण प्रणाली में मशीनीकरण का हमने उपयोग किया है ताकि हर नहर में वहां कितना पानी जा रहा है इसको किस प्रकार से और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कहीं भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ना हो, फिर उसमें कहीं चोरी होती है, बीच रिसाव होता है, कहीं कहीं पानी वेस्ट जाता है, उसका भी उसके अंदर एक प्रकार का नियंत्रण कर सकेंगे। और इस आधार पर हमने पानी टेल्स पर पहुंचाया। पिछले साल आपको पता है कि हमने ये घोषणा की थी 300 टेल पर पानी पहुंचाएंगे, 297 पर हमने पहुंचाया, 293 पर। तो 7 टेल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचा, लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दक्षिण हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर तक हमारा गया। अब इस बार हमारा जोर है माइक्रो इरिगेशन पर। तो माइक्रो इरिगेशन में जो काडा डिपार्टमेंट है, जो नालों का, नालियों का और इसका जो रख रखाव करते हैं, नई नालियां बनाने का काम भी किसान के लिए वो करते हैं, उसमें एक काम किया है कि जो 24 फुट प्रति एकड़ की नाली का उनको पैसा दिया जाता था उसको बढ़ा करके 40 फुट कर दिया था हमने, और उसके हिसाब से किसानों को लाभ उसका पहुंचने लगा है। अब काडा को ही माइक्रो इरिगेशन का काम भी दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम अब काडा की बजाय मिकाडा हो गया, MICAD है। तो मिकाडा एक अथॉरिटी बन गई है, उसके अंतर्गत हम अब माइक्रो इरिगेशन के काम चालू करेंगे। जहां पानी की कमी है वहां हम माइक्रो इरिगेशन के ही ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रहे हैं। और एक विशेष योजना बनाई है कि 25 एकड़ इकट्ठे किसान मिलकर के अगर कोई हमको प्रोजेक्ट के लिए कहते हैं तो उसका प्रोजेक्ट हम सरकार की ओर से उसके जितना भी खर्चा है 85% खर्चा सरकार की ओर से करेंगे, बाकी 15% भी हम सोचते हैं किसी विभाग से यानी कहीं ना कहीं से प्रबंध किया जाए ताकि किसान को न देना पड़े। फिर भी अगर देना पड़ेगा तो सिर्फ 10 से 15% ही देना पड़ेगा। तो 25 एकड़ इकट्ठा करके वो लाएंगे तो प्रायोरिटी पर हर खेत को पानी वहां पहुंचेगा। और ये कल 1 तारीख से किसानों का पंजीकरण इसमें शुरू करा रहे हैं, पोर्टल उसका बन गया है। जो भी उसमें 25 एकड़ मिलकर के अप्लाई करेंगे, अलग अलग भी अप्लाई करेंगे, तो जहां 25 एकड़ या उससे निकट पहुंच जाएगा उसकी प्रायोरिटी पर। अभी इसके लिए हमने 4 जिले छांटे हैं। सबसे पहले चरण में महेंद्रगढ़ जिला, दादरी जिला, भिवानी जिला और फतेहाबाद जिला। तो इन 4 जिलों में इसको शुरू कर रहे हैं। कितने किसान इसमें आगे आते हैं अकॉर्डिंगली बाकी जो यानी प्रदेश के और किसान हैं जहां माइक्रो इरिगेशन सफल वही होगा जहां पानी कम है, जहां बहुत गहराई में नीचे चला गया या हम नहर के कारण से और लंबाई के कारण से वहां पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस माइक्रो इरिगेशन के काम को भी हमने प्राथमिकता दी है। साथ ही किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना ये लागू की है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वैसे पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना
और इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 1,07,000 किसानों के केसीसी जो बैंकों से कार्ड मंजूर हो चुके हैं। 21,000 लगभग उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी चलेगा, हो रहा है सब। तो ऐसे 1,07,000 किसानों को ये लाभ इस वर्ष मिल रहा है। शेष को भी हम ये लाभ पहुंचाना शुरू करेंगे। उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं उनको अलग अलग प्रकार का जो लोन है वो उसके अंदर दिया जाएगा। गन्नौर में हम लोग एक बड़ी मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी होगी फल और सब्जी की। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मंडी बनने जा रही है। प्रारंभिक चरण के उसके काम जितने सब हो चुके हैं, जिसके अंदर कंसल्टेंट की कंपनी वो लग चुकी है, डीपीआर वो अपना क्या आरएफपी उसका तैयार हो रहा है और जल्दी उसका एक टेंडर निकाला जाएगा। उस टेंडर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चरणों के अंदर काम कराए जाएंगे और मैं समझता हूं कि इसी वर्ष में 2021 के अंतर्गत ही उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके प्रारंभ के चरणों में जितना जितना एक्टिविटीज हैं वो भी हम शुरू करा देंगे। ऐसे ही एक मंडी पिंजौर में फल और सब्जी की मंडी, वो भी उसका आरएफपी हो गया है, उसके लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। उसमें दुकानों का भी ऑक्शन जो है वो अगले महीने शुरू होगा। तो ये भी बहुत जल्दी ये मंडी का काम वहां शुरू हो जाएगा। एक कृषि से हट करके एक जो योजना घोषणा मुझे करनी है, जो आपको बताना है, वो है कि हमारे एक कमेटी बनी हुई है, जस्टिस हाई कोर्ट की है उनकी अध्यक्षता के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2020 फरवरी में कि जो शायद अप्रैल में जो कोरोना के कारण से जेलों के अंदर कोरोना ज्यादा ना फैल पाए, तो जो कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको पैरोल पर भेजा हुआ है, पैरोल पर छुट्टी लेकर गए हुए हैं, उनकी पैरोल अवधि वो बढ़ा दी गई थी। अभी जो अवधि थी पहले 31 दिसंबर 2020 आज तक थी, लेकिन कमेटी ने फिर सिफारिश की है कि ऐसे जो पैरोल पर लोग गए हुए हैं, 7 साल की सजा जिनको हो गई है या जो अंडर ट्रायल हैं जिनकी सजा 7 साल की बनती है, ऐसे सब लोगों को पैरोल का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। लगभग 4,548 ये ऐसे कैदी हैं। उसमें कुछ की तो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, 15 फरवरी 2021 तक ऐसे 2,471 लोग हैं, और 2,117 लोग ऐसे हैं जिनकी 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ाई गई है। तो ऐसे ये जो जस्टिस दया चौधरी की नेतृत्व में कमेटी बनी है, उनकी सिफारिश के ऊपर इसकी भी घोषणा हमने कर दी है, ताकि ये लोग भी अपना 1.5 महीना और 3 महीने ऐसे 2 पीरियड हैं जिसके अंदर वो इस योजना के अंतर्गत जेलों से बाहर रह सकेंगे, अपने घर पर अथवा पैरोल पर जैसे भी है। एक जो विशेष बात है वो है कि अभी सरकारी कर्मचारी, इनके लिए एक योजना बनाई गई है कि जो ग्रुप सी और डी, ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने अपने विभाग के हिसाब से इनकी अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉमन कैडर, डी का तो पहले बना दिया था, सी का भी अब कॉमन कैडर बना दिया है पिछली इस मीटिंग के अंदर। तो अब इन सब का एक बार साल में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका एक प्रारंभिक परीक्षा एक होगी। उस प्रारंभिक परीक्षा में, जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे अपने जो विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचपीएससी या सेंट्रल क्या है वो सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां से भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ऐसे तीनों में से कोई भी एक टेस्ट हम कराएंगे। एक मेरिट बनने के बाद विभाग के अनुसार जितनी पोस्टें उस विभाग की खाली होंगी, उससे 3 गुना लोग मेरिट के हिसाब से ऊपर से लेकर के उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा उस विभाग के हिसाब से। उसमें से 1 टाइम सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स बाकी विभागों में भी और परीक्षाएं अपनी दे सकेंगे।
ताकि बड़ी परीक्षा साल में एक बार ही हो, बाद में वर्ष भर जो हर बार हर पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, इसकी बजाय लिमिटेड लोग आएंगे और वो अपना एग्जाम दे करके मेरिट के हिसाब से वो चुने जाएंगे। अगले वर्ष के हिसाब से फिर वो टेस्ट होगा। आवश्यकता पड़ी तो वर्ष में ऐसे 2 बार भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराए जा सकेंगे। तो इसका भी निर्णय उन्हें करना है। एक बार तो पहले कराएंगे, दूसरी बार आवश्यकता होगी तो फिर देखेंगे। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन भी अब इस जनवरी माह में हम कभी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं इनकी जो सामान्य परीक्षा होती है +2 की, ग्रेजुएशन की, उसके तुरंत बाद वो परीक्षा होगी। अभी तो 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन का ही काम और बाकी सारी चीजें वो चलेंगी। एक अब अंत में मैं एक विषय जो मेरे अपने संतोष का है और जो मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देनी है, और वो है अभी जो चुनाव हुए हैं, 3 कारपोरेशन, 1 नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाएं, तो इन चुनाव में ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जिसको कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और हम लोगों ने 4 जो सिंबल पर चेयरमैन और मेयर, 3 कारपोरेशन और 1 नगर परिषद, 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं। कांग्रेस को केवल 1 ही मिला है और 1 दूसरी पार्टी अंबाला वाली, क्या नाम है, जन चेतना पार्टी। तो हाँ, तो इस नाते से इसमें भी स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा है। और जहां तक पार्षदों की बात है तो कुल भारतीय जनता पार्टी के 36 पार्षद जीत के आए हैं, और कांग्रेस के 19 पार्षद जीत के आए हैं और अन्य 12 पार्षद हैं। तो ऐसे इसमें भी हमारी जो प्रगति है वो मैं कहूँगा कि नंबर 1 पर है। और जैसा मैंने कहा कि यानी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव सब हुआ है। अब वो करना इसलिए आवश्यक था कि एक हाईकोर्ट का डिसीजन था कि 5 जनवरी से पहले ये सब चुनाव कराने हैं, क्योंकि सोनीपत नगर निगम जो है उसको बने हुए 5-5.5 वर्ष हो गए हैं। वार्डबंदी की कई कठिनाइयां उसमें आई थी, कुछ गांवों को मिलाना, कुछ को नहीं मिलाना, ऐसा करके अपनी अपनी जैसी वहाँ की पंचायतों के प्रस्ताव थे या जो वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से किए गए थे, उसमें हाईकोर्ट ने कुछ समय लिया और अंत में उसके गठन के बाद अभी ये इससे पहले कराना आवश्यक था, हमने कराया है। और मुझे संतोष है इस बात का। तो मैं जीते हुए सभी अपने प्रतिनिधियों को उनको बधाई देता हूँ, जनता को भी बधाई देता हूँ कि बहुत शानदार नतीजा और बहुत शांतिपूर्वक माहौल के अंदर ये सब हुआ है। तो ये भी एक बधाई का हमारा उनको देने का विषय है। एक बात को महसूस सब लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी उसमें जरूर सहमत होंगे, और वो है कि हमने करप्शन की लड़ाई में अपनी योजनाएं बराबर चालू रखी हुई है। चाहे वो ई गवर्नेंस के माध्यम से सारे कार्यक्रम अडॉप्ट करने के कारण से, और चाहे कहीं भी कोई एकदम आमूलचूल परिवर्तन करने का भी विषय आता है, जैसे ई रजिस्ट्रेशन का हमने किया है। ऐसे हमने पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ आरटीएस को बदला था। कुछ पुलिस में भी कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिलती थी, तो जिलों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके हमने एक ही दिन में 100-150 पुलिस के कर्मचारियों को भी बदला, इधर से उधर किया। और जहां कहीं इंडिविजुअल भी ऐसा कोई केस पकड़ में आता है तो हम उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जहां कहीं सिस्टम में फ्लॉ है, अब ये सिस्टम के फ्लॉ कोई आज एक दिन में बने ऐसा नहीं है, बहुत समय से चलते आ रहे हैं। विपक्ष हो सकता है कि हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि लो जी ये आपके यहाँ ये हो गया वो हो गया। हम इसको गर्व से यूं कहते हैं कि हमने अपने समय में इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सख्ती से पकड़ा तो सही। पिछले इतने वर्षों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी और पार्टी की भी रही हो, उन्होंने उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कभी पकड़ा नहीं किसी को। हमेशा, जिसको मैं कहा करता हूं कि कांग्रेस तो खास करके यथास्थितिवादी, यही एक उसकी स्थिति बनी रहती थी, जैसा है वैसा चलने दो, इसमें कहीं भी छोटी मोटी अगर अदल बदल करोगे तो इसके अंदर कहीं परेशानी में फंस जाओगे, इस प्रकार का भय ये उनके मन में हमेशा रहता था। हमारे नेता हों, प्रधानमंत्री, चाहे सरकारें केंद्र की हों, प्रदेशों की हों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम इन चीजों से डरते नहीं हैं। हमारे मन में तो एक ही रहता है कि व्यवस्था को ठीक करना है, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी के खिलाफ कोई काम करते ऐसा नहीं है, बल्कि प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में जो काम ठीक है वो करना है। और उसमें से बहुत सी चीजें तुरंत तो शायद नहीं सराही जाती होंगी, लेकिन एक समय के बाद लोग सराहते हैं
हमारी ट्रांसफर पॉलिसी सब लोगों ने सराही, नौकरियों का सिस्टम सब लोगों ने सराहा, ऐसे ही आईटी के जितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें भी सबको लाभ मिल रहा है। तो ऐसी सारी चीजें, डिलीवरी का सिस्टम ठीक बने और पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, जो गरीब सबसे ज्यादा नीचे रह गया है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत उसको लेकर के आते हैं। और इसमें ही एक नई घोषणा आज मैं कर रहा हूं नए वर्ष की पूर्व संध्या पर, कि हम 31 मार्च के बाद हमारा जो पोर्टल अभी तैयार हो रहा है परिवार पहचान पत्र, वो काफी हद तक हो चुका है, लेकिन उसमें अभी भी 25-30% काम बाकी है। बहुत गहराई से नीचे तक उसकी सारी छानबीन करके वो सारा डाटा उसका लेना पड़ता है। तो हम जो सबसे अंतिम इनकम के हिसाब से 1 लाख परिवार होंगे, उसमें किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, कोई भी होगा, बेरोजगार होगा, 1 लाख परिवार 31 मार्च के बाद उनको सिलेक्ट करके जो भी जिलानुसार जितनी संख्या बनेगी, जो सबसे नीचे रह जाएंगे फैमिली इनकम वाइज, उन सबकी इनकम बढ़ाने का विशेष अभियान चलाएंगे। उसमें उनके रोजगार के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको कहीं ना कहीं से आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था यानी उनकी सहायता, निवेश के नाते पैसे की लोन की आवश्यकता होगी वो कराएंगे, उनको कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिले उसका भी करेंगे। सरकारी में तो क्योंकि योग्यता से आना है, योग्यता जिनकी होगी उसमें आएंगे, और जिनको नहीं हम सिलेक्ट करा पाएंगे तो उसमें भी जहां कहीं हमारे अन्य अन्य स्थानों के ऊपर कहीं ग्रुप यानी ग्रुप करा हूं, इसमें क्या कैटेगरी ए क्या बोलते हैं उसको, 1 कंट्रैक्टर 1, 2 आउटसोर्सिंग पार्ट 1। तो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में भी जो ठेकेदार जहां कहीं काम में ला के रखते हैं उनको कहेंगे कि इनको काम दीजिए, और जो अपने पैतृक कामों में कुछ उनको सहयोग चाहिएगा वो देंगे। यानी कुल मिलाकर के स्किलिंग से लेकर के रोजगार और फिर कहीं नौकरी, इन सब के लिए सबसे लो इनकम ग्रुप का 1 लाख परिवार, उसको हम ये मान के चलें कि अगर आज उसकी इनकम कहीं साल में 50,000 रुपया साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपया साल की कम से कम होने की निश्चित गारंटी हम देंगे कि 8,000 रुपया 9,000 रुपया महीने का कम से कम परिवार को जरूर मिलना चाहिए। तो इस नाते से ये टारगेट हमारा 1 लाख परिवारों का सिलेक्ट करके, जिनकी आय बहुत कम है, परिवार के गुजारे मुश्किल हो रहे हैं, वो किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी स्थान का हो, जिले का होगा, गांव का होगा, शहर का होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, बेरोजगार होगा, ऐसे सब लोगों को चयन करके हम इसकी योजना बनाकर स्पेशली देंगे। ये एक नई योजना जो घोषणा मुझे करनी थी आपको मैंने बताई है। मित्रों, मेरे पास आज के दिन विषय और विभागों के बहुत हैं, लेकिन मैं आज कुल मिलाकर के जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से नववर्ष का, सुशासन का, किसानों का, इसी पर आपके सामने ये विषय रखने थे। अब आपको इन सारे विषयों में बहुत अगर विस्तार करेंगे तो कहीं कहीं चले जाएंगे, लेकिन इन विषयों के संबंध में कोई बात आपने बतानी हो, कुछ नहीं तो बता सकते। हमने ऑर्डर कर दिए हैं, उसके ऑर्डर कर दिए। जिलों में डीसीज जो हैं उनका छानबीन कर रहे हैं, और उसमें कुल मिला के आज बाजरा खड़ा तो नहीं है, आज तो केवल वहां के गांव के लोगों से बातचीत करके कि भी किसने बाजरा अपना बोया हुआ था, अपना बोया है यानी बेचा है, जिसने नहीं बोया हुआ था फिर बेच के गया है, तो गांव के लोग बताएंगे। हमारा किसान भी चाहता है कि हरियाणा के ही किसान का बाजरा बिकना चाहिए, राजस्थान का बाजरा यहाँ बिकेगा तो अल्टीमेटली फिर सीमाएं तो सरकार की होती है ना। सर, नया साल आ रहा है, पूर्व संध्या है, आज पेंशन बढ़ाने को लेकर के भी बात जो है वो कही गई थी, उसका कोई स्लैब बढ़ाने को लेकर के कोई विचार है? अभी देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि आपको पता है ये वर्ष जो है एक विशेष कठिनाई का वर्ष निकला है। हमारे टोटल रेवेन्यू में अभी 9 महीने में 12,000 करोड़ रुपया अभी भी जो पिछले साल की अपेक्षा में कम है, जबकि बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी उसकी पूर्ति करने के बाद सामान्य जितने काम हैं हमने इन वर्षों में, इस पूरे 9 महीने के टाइम में किसी को पैसा जो है रोका नहीं है, किसी की सैलरी नहीं रुकने दी, किसी की पेंशन नहीं रुकने दी, किसी का ग्रांट नहीं रुकने दी, किसी के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के जो काम करते हैं उनकी पेमेंट्स नहीं रुकने दी। 10 दिन 15 दिन पहले जरूर इसमें थोड़ा डिले हुआ था, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, लेकिन धीरे धीरे कॉमन सामान्य हो गया।
महोदय, मेरा नाम चौधरी राहुल जैन है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और सोलर खेती के ऊपर आपका क्या विचार है? किसके ऊपर? सोलर खेती, अगर किसान के पास 1 एकड़ जमीन भी है और 25 एकड़ में भी आप योजना दे रहे हैं, तो इस पे अगर अपन हर किसी को सोलर खेती के लिए और घर परिवारों में, जो जैसे छोटा सा गाँव है श्यामगढ़, नीलोखेरी, तरोड़ी, छोटे छोटे गाँव में सोलर खेती के लिए कुछ योजना हो अगर आपके पास, तो कृपया आप रखें। देखिए, सोलर की खेती वहीं कामयाब हो रही है जहां पानी का लेवल ऊपर है, और सामान्यतः जहां पानी का लेवल ऊपर है वहां हमारे पानी की कमी नहीं है, वहां नहर का पानी भी पर्याप्त है। पानी जहां कम है वहां 800 फुट, 1000 फुट नीचे चला गया है। 800 फुट, 1000 फुट नीचे जाने के बाद 50 हार्स पावर की, 60 हार्स पावर की, 70 हार्स पावर की मोटर चाहिए। 50 और 70-80 हार्स पावर की मोटर को सोलर वाले उठा नहीं पा रहे हैं। फिर भी हमने कुछ ब्लॉक्स में सोलर दिया है ताकि जिनकी कम खेती है, छोटी खेती है, छोटा वो लैंड यानी पीस ऑफ लैंड है, ऐसे हमारे लगभग 20,000 सोलर के जो कनेक्शन है वो चल रहे हैं इस समय। सर, अम्बाला में जो पार्टी की हार हुई है, दोनों विधायक वहां से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और सर सोनीपत में भी पार्टी का जो कैडर कम हुआ है हिसाब से, और पंचकुला में मुश्किल जीत पाए सर। तो जबकि पहले जो 5 चुनाव थे हम मेयर के जीते थे बीजेपी। तो देखिए, कुछ परिस्थितियों के ऊपर तो मैंने तो एक शब्द पहले प्रयोग कर दिया, अगर आपको ध्यान किया हो तो, विपरीत परिस्थितियां। तो जैसी विपरीत परिस्थितियां, इसमें भी जो हमारे आउटर एरियाज हैं सब जगह ही किसान आंदोलन का फर्क रहा सर। मैंने विपरीत परिस्थितियां कहा तो समझदार को तो इशारा ही काफी है। आपने धान की फसल 1 लाख हेक्टेयर भूमि को धान से फ्री करने का टारगेट रखा था, उसमें क्या अचीवमेंट? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक मिनट अपना परवाना जी, एक मिनट। 80,000 एकड़ जमीन को हो गया है हमारा वेरिफिकेशन, जिस पर लोगों ने धान की बजाय अन्य फसलें बोई हैं। उन सबको बुआई के समय 2,000 रुपया दिया गया था, अब उनको 5,000 रुपया दिया जा रहा है अलग से 7,000, तो 80,000, यानी एक प्रकार से 80% सफलता उसमें मिली है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन किसानों का जिन्होंने हमारे अपील को स्वीकार किया, क्योंकि ये कोई कानून नहीं था, हमने अपील की थी, मात्र उस अपील पर ही इतने लोग आए हैं। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और जो हमारी धान की प्रोक्योरमेंट थोड़ी कम हुई है, उसमें 80,000 एकड़ का इसका भी योगदान है कि हमारी जो बिजाई है वो धान की कुछ कम हुई। परवाना जी। हाँ खट्टर साहब जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके लोक संपर्क विभाग के प्रति, जी। वो इक्वली सभी को इंसाफ नहीं करते हैं कि आज चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे किसी कुलीग से पता चला है कि आज आपने 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट आपसे की थी कि आपने एक बहुत बड़ी फौज है, इतने बड़े बड़े अधिकारी, मैं आज ही परवाना जी, कम से कम इंसाफ तो करे। परवाना जी, इस बात का आज ही जानकारी लूंगा। मेरे मोबाइल नंबर है, आज ही इंसाफ कर सकती है। समझ गया, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आइए उसको समझ गया। मैं आज ही लूंगा इसकी जानकारी। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप समझो कि हमने एक नया सिस्टम, बस भाई मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूं, एक नई बात बता रहा हूं आपको, नई बात बता रहा हूं, सुनो। हमने सभी मीडिया हाउसेस के लिए एक ERP सिस्टम शुरू किया है। जैसा मैंने बताया ना, ये गवर्नेंस वाला विषय जो सुशासन संकल्प में, उसका एक हिस्सा क्या था, ERP शुरू कर दी है। और उस ERP के माध्यम से ही अब हमारे सारे जो काम हैं वो यहां से आपको ऑर्डर दिए जाएंगे, वो जनरेट, बिलिंग भी आपकी जनरेशन उसी में से होगी, पेमेंट भी उसी में से होगी। और हमने घोषणा की है कि 30 दिन के अंदर अंदर हर एक जो एडवर्टाइजमेंट का बिल आएगा उसकी पेमेंट जारी होगी। उसके बाद अगर जारी हुई तो 12% ब्याज भी दिया जाएगा। हमारे पास मोबाइल नंबर है आपके, हाँ दे रहे हैं। अरे रुको भाई, इसको रोक दो ना। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी पत्रकार साथी जो हैं उनके ऊपर आप मेहरबानी करके दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, कि जो कैशलेस स्वास्थ्य योजना जो है ना हमारे लिए इलाज की लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों में जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या रिटायर्ड पर्सन को मिलती है, ऐसे सभी पत्रकार साथियों को भी मिल जाए, क्योंकि लमसम पैसे तो पब्लिक रिलेशन दे देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें पैसे अभी हमने चरणों में सारा काम होगा।
पहले चरण में भी एम्प्लॉइज का कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का सब हो जाए, फिर कुछ वर्गों को जिनको सरकार देना ही है सरकार ने, उनके लिए बाद में देखेंगे। किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में भी सीट फॉर जस्टिस जिसकी अभी तक कॉल्स आती थी, अब उसके दो इस तरीके के संदिग्ध लोग भी हरियाणा में करनाल से पकड़े गए हैं। तो आप मानते हैं कि जो कॉल्स थी वो पहले थ्रेट थी, उसे इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब इस तरीके के लोग भी पकड़े जा रहे हैं जिनका कनेक्शन इस तरीके के लोगों के साथ? कहीं इग्नोरेंस नहीं होती है चीजों की। एडमिनिस्ट्रेशन जिनके जिम्मे जो काम है वो सारा कुछ ध्यान करते हैं, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्थिति होगी उसको अपने हाथों से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी जो एक्शन लेना होगा एक्शन लेंगे, उसमें किसी भी इस प्रकार की गतिविधि को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक विषय जो है वो तक आया, आपने उसका जवाब भी दिया है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि किसान कानूनों पे जेजेपी के कुछ एमएलए और इस सरकार को समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार विश्वास मत खो चुकी है, पूरा जितना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इस केस में सेशन बुला के और हम विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे सरकार के खिलाफ, और वो राज्यपाल अब मिलने से ही मना कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं करते, इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा देश में 1 महीने से ज्यादा। देखिए, मुद्दे के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, मुद्दे के बारे में जनता बताएगी। अगर जनता ने कुल मिलाकर के हमें 36 पार्षद जिताए हैं और कांग्रेस को 19 जिताए हैं, तो ये मैंडेट तो हो ही गया। इसलिए अब कोई उत्तर बचा नहीं है उनको देने के लिए, हमारा यही उत्तर बहुत है। और वो भी जैसी विपरीत परिस्थितियां उसमें मैंने बताया है। इसलिए जन भावनाएं जो होती हैं वो क्या है, नेताओं को कई बार पता नहीं होता। तो हमारे जो कांग्रेसी मित्र नेता है ना, ये कहीं गलतफहमी में जीते हैं। ये इनकी जो है ना मंसूबे तो उनके हम समझते हैं, लेकिन वो मंसूबे में कभी उनको सफलता जनता देगी नहीं, ना होने देगी। तो विधानसभा सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकता है? आज तो आखिर कोई बात होती है तो हमको भी पता लगता है ना, और विधानसभा सत्र जब आएगा तब आएगा। विधानसभा सत्र 6 महीने में एक बार तो आना ही होता है, कोई हमेशा के लिए थोड़ी रुक रहेगा। आएगा, फरवरी मार्च में आएगा, 1.5 महीने बाद आएगा, निश्चित आएगा। इरिगेशन के लेके आपने बात कही कि माइक्रो इरिगेशन का बढ़ावा देंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो फसल है हरियाणा में धान और गेहूं की खेती की जाती है, तो जैसे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए माइक्रो इरिगेशन बहुत वहाँ पे वो किया गया, क्योंकि वहाँ पानी कमी है आप देख रहे हैं। तो उस तरह की फसलें जो हैं कि उसको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी इसमें कोई कदम बढ़ा रहे हैं? मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इसके ऊपर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अब बोना तो किसान नहीं होता है, कोई किसी के ऊपर दबाव डाल के फोर्स डाल के नहीं कराया जाता। तो हमारी अपील रहेगी कि जिन फसलों में पानी कम लगता है उनकी बुआई की जाए, खास करके उन इलाकों में जहां पानी का उपलब्धता कम है। जहां पानी की उपलब्धता बरसात से या जमीन का पानी या पर्याप्त है, वहां के लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पानी जहां कम है वहां पानी जितना हम पहुंचा पाएंगे वो तो अच्छा ही है। जहां कहीं कम पहुंचा पाएंगे तो फिर माइक्रो इरिगेशन, लेकिन उसमें फसलें भी। आप जहां माइक्रो इरिगेशन होगा वहां धान तो पैदा नहीं होगा, वहां तो अन्य फसलें होंगी। लेकिन जो अन्य फसलें हैं उसके बारे में किसान प्राधिकरण जो मैंने बताया उनकी ओर से रिकमेंडेशन जाएगी कि ये फसलें बोएंगे तो इसमें लाभ ज्यादा होगा। दालें हैं, बहुत इलाके में बोई जा सकती हैं, उस दालों की बुआई के कारण से आज दालें महंगी भी बहुत हैं। मसाले कुछ प्रकार के हो सकते हैं, फल सब्जियां ये प्राय हो ही सकती हैं। पेरी अर्बन खेती का एक कंसेप्ट हमने पिछले टर्म में किया था कि दिल्ली के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के अंदर हम कुछ जो डेली दैनिक उपयोग की चीजें हैं, खास करके सब्जियां और फल, ये बोएंगे और दिल्ली की और आसपास के जो एनसीआर एरिया की जो मंडियां हैं, जो वहां आबादी है, उसकी खपत के लिए वहां भेजेंगे। तो उसमें किसान को भी लाभ होगा, कंज्यूमर को भी लाभ होगा। अगली पंचायत चुनाव आ रहा है, तो क्या पार्टी विचार कर रही है कि निशान पे लड़ेगी पंचायत चुनाव, जिला परिषद के? देखिए, सामान्यतः हमने कभी पंचायतों के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े, केवल शहरी चुनाव ही लड़ते रहे हैं। तो इस बार जब चुनाव आएगा तब विचार करेंगे, और अभी तो है उसमें समय। बहुत बहुत धन्यवाद। किया था, जलाधिकार रैली को संबोधित किया था और एसवाईएल का मुद्दा इस दौर में बड़े तेजी के जोर शोर से उठाया गया। तो अब सरकार के क्या एफर्ट्स हैं? नहीं, पानी को कैसे अधिक लाया जाए, ये एफर्ट लगातार पहले भी चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। जैसे हमने लखवार डैम, जैसे हमने ये रेणुका डैम, ये 2 डैम के एमओयू करा लिए, काम वहां शुरू हो गया। आने वाले 2-2.5 साल के अंदर पानी हरियाणा का, और संयोग से सौभाग्य से सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का हरियाणा का है। उसमें 47% जो रेशो पानी का जो हिस्सा है वो हरियाणा का है केवल, बाकी 5 प्रदेशों का काफी कम है।
ऐसे एक किसाऊ डैम बाकी बचा है, उसका एमओयू करने के लिए भी हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। वो कहने लगे ठीक है, कोई तिथि निश्चित करके, बाकी 5 मुख्यमंत्री और भी हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो हमारे शेखावत जी हैं, उनसे बात करके बहुत जल्दी एक दिन निश्चित कराएंगे और उसका भी कोई ना कोई एमओयू हो करके उस बाधा को भी दूर कराएंगे। किसान सड़क पे होंगे, कुछ अपील करेंगे कि ये मसला खत्म हो जाए, किसान आंदोलन। नहीं, मेरा तो पहले भी अपील थी, आज भी वही अपील है, आज भी वही अपील है, मौसम को ध्यान में करते हुए। और अब चूंकि एक वातावरण ऐसा बन गया है कि बातचीत सारा सामान्य होने की स्थिति में आ गए हैं, तो अपने इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए उनको, और इस बातचीत के सिलसिले के माध्यम से सरकार को भी और किसानों को भी मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए